नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ाई करेंगे और देखते हैं कि इटली का एकीकरण किस तरीके से होता है, क्योंकि विश्व के इतिहास में इटली का एकीकरण भी, स्पेशली यूरोप के इतिहास में इटली का एकीकरण एक महत्वपूर्ण घटना है। और वो कहीं न कहीं जो फ्रांस की क्रांति के बाद में जब 1804 में नेपोलियन का राज्य स्थापित हुआ, उसके उससे काफ़ी प्रभावित भी रहा वो। क्योंकि नेपोलियन ने अपने जो विजय अभियान किए, उनके कारण इटली में भी राष्ट्रीय चेतना की जागृति हुई। और जब नेप जब नेपोलियन ने इटली पर शासन किया, उस समय यहाँ पर जब वो प्रारंभ में शासन करने आया था यहाँ पे, तब यहाँ पर ये जो इटली है वो कई कई छोटे-छोटे राज्यों में डिवाइडेड था, बहुत सारे राज्यों के अंदर। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने ये जो इटली है इसको मोटे-मोटे तौर पर बड़े-बड़े जो 3 भाग हैं उनमें उसको डिवाइड कर दिया था और इन छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व खत्म कर दिया था। लेकिन 1815 में जब वियना कांग्रेस हुई, उसने फिर से छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व पुनर्स्थापित कर दिया था। इटली का जो उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे हमें अगर देखें, हम मैप जो देख रहे हैं, इसका जो उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे ये उम, यहाँ पर पीडमोंट सार्डिनिया सार्डिनिया का क्षेत्र है और इसको पीडमोंट सार्डिनिया या सेवॉय का क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ के जो राजा थे वो बिल्कुल प्योर इटालियन डायनेस्टी के थे। इसके पूर्व में अ, इसके पूर्व में लोम्बार्डी और उसके भी पूर्व में वेनिशिया के क्षेत्र थे। ये दोनों ही ऑस्ट्रिया के अधीन थे। इसके अतिरिक्त लोम्बार्डी के पास में ही उसके साउथ में टस्कनी था और ये जो टस्कनी है इसमें भी छोटे-छोटे राज्य थे जिनमें मोडेना, पर्मा, लूसिया, ये जो छोटे-छोटे राज्य थे और इन पर इनके जो शासक थे उनको ड्यूक कहा जाता था। और जो मध्य के जो राज्य हैं जिनमें रोम मुख्य रूप से है, यहाँ पे जैसे ये वेनिस की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये वेनिस है और ये जो क्षेत्र है ये पोप के अधीन थे। और ये जो साउथ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बूर्बो वंश का राजवंश चलता आ रहा था। यानी कि हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे ऑस्ट्रिया का अधिकार था एक तरीके से। और जो जो अपना साउथ है वहां पे फ्रांस का अधिकार था। और बीच में यहाँ पे रोम रोम और उसके आसपास के एरिया है, वहां पे पोप का अधिकार था। और ये परमा मॉडर्ना और ये जो सार्डिनिया, पीडमोंट सार्डिनिया सेवॉय का क्षेत्र है, यहाँ पे इटालियन किंग्स का रूल था यहाँ पे। तो जो वेनिस वगैरह के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे यहाँ पर वेनिशिया, लोम्बार्डी, यहाँ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रिया का अधिकार रहता था। और यहाँ के जो रूलर्स हैं वो एक तरीके से उनकी स्वामी भक्ति ऑस्ट्रिया के प्रति ही थी। इसी तरीके से जो नेपल्स है और सिसिली है, इसके जो राजा हैं उनकी जो स्वामी भक्ति थी वो बूर्बो वंश और फ्रांस की तरफ थी। और जो पोप है वो इंडिविजुअली वो जो कैथोलिक वर्ल्ड है उसका सर्वोच्च अधिकारी था। तो जितने भी जो कैथोलिक्स हैं उनकी श्रद्धा इसमें थी। तो जो इटली है वो पूरी तरीके से डिवाइडेड है। पूरी ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, ये अलग राजा के द्वारा रूल किया गया है। ये पूरा ऑस्ट्रिया के द्वारा हो रहा है। ये जो पूरा है फ्रांस के द्वारा रूल हो रहा है। ये पोप के द्वारा रूल हो रहा है। और ये सार्डिनिया ये अलग राजाओं की। तो इस तरीके से पूरा जो जो इटली है वो बिल्कुल डिवाइडेड था, बिल्कुल ही डिवाइडेड।
और यहाँ के जो राजा हैं, जब 1815 में जब मेटरनिक ने वापस से ये जो छोटे छोटे राज्य हैं इनको स्पेस दिया, इनको वापस से जब हम इनको वापस जिंदा कर दिया, जिनको कि पहले नेपोलियन ने एक ग्रुप में बांट दिया था, उसको वापस जब उन्होंने जिंदा कर दिया, छोटे छोटे राज्यों की स्थापना फिर से कर दी, तो यहाँ की जनता में जो कि एक बार थोड़ा सा राजनीतिक एकता का स्वाद चख चुकी थी, वो ये देख रही थी कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया किस तरीके से इटली पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। और जो यहाँ की जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब इटली में फ्रांस, जब नेपोलियन बोनापार्ट खत्म हो गया 1815 के बाद में, उसकी शक्ति खत्म हो गई, उसके बाद में जो यहाँ के जो इटली के जो राज्य लोग हैं वो ये जानते थे कि यद्यपि नेपोलियन बोनापार्ट खत्म हो गया है, तब भी बोर्बो वंश का शासन है, क्योंकि इसको हटा करके, बोनापार्ट को हटा करके नेपोलियन बोनापार्ट को बोर्बो वंश की पुनः स्थापना कर दी गई थी। तो बोर्बो वंश को जब तक उखाड़ फेंका नहीं जाता, तब तक उन्हें राजनीतिक एकता प्राप्त नहीं हो सकती है। और इस राजनीतिक एकता प्राप्त करने के लिए कई बार अलग अलग गुप्त क्रांतिकारी दल भी बनाए गए, जिनमें से एक कार्बोनरी नाम की संस्था जो थी वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। इसके अतिरिक्त कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इटली इटली में राजनीतिक एकता की भावना को जागृत करने में। इनमें से है मैजनी। मैजनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये फ्रांस में जो होने वाली जो फ्रांस की जो क्रांति है, और जनता की संप्रभुता की बात जो फ्रांस में पॉपुलराइज हुई, प्रचलित हुई, उसकी वो बात, उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित था। और वो ये चाहता था कि जनता का शासन स्थापित हो। जनता का शासन स्थापित होने के लिए जरूरी है कि जो इटली इतना ज्यादा डिवाइडेड है, इतने राज्यों के अंदर डिवाइडेड है, उसे अब उसको एक कर दिया जाए, उसका एकीकरण कर दिया जाए। और उसने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी साहित्य का स्टडी किया था उसने, और इसी कारण उसके जो विचार थे वो भी क्रांतिकारी हो गए थे, और बाद में इवेंचुअली वो खुद भी कार्बोनरी, जो गुप्त क्रांतिकारी दल था, संस्था थी, कार्बोनरी का सदस्य बन गया था। उसी ने बाद में यंग इटली की संस्था की भी स्थापना की, और यंग इटली ने अपनी शाखाओं के द्वारा राजनीतिक जागृति लाने में, जनता को राजनीतिक एकता के प्रति जागरूक करने की में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इससे प्रभावित होकर के, इस संस्था से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग इस संस्था से जुड़ गए, इसके सदस्य बन गए। ऐसा कहा जाता है कि 1833 तक आते आते ये जो यंग इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 के आसपास हो गई थी। और वो जो मेज़नी है वो एक विजनरी था। वो ये मानता था कि युवाओं को नेतृत्व देना होगा राजनीतिक एकता को बनाने के लिए देश की। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें यहाँ की व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा। जब तक हम अपने इस यहाँ की व्यवस्था में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक हम ना तो उन्नति कर सकते हैं, न ही हम सभी जगह प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो जो परंपराएं हैं, रोमन सभ्यता के कारण शानदार परंपराएं रही हैं, लेकिन अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और उस अस्तित्व न होने का कारण ये है कि जो इटली है वो अलग अलग राज्यों के प्रभाव में है, एक राज्य नहीं है वो उत्तर में ऑस्ट्रिया के प्रभाव में है, तो दक्षिण में वो फ्रांस के प्रभाव में है। सार्डिनिया का अपना एक विजन है, और पोप राज्य है, वो उनका एक अपना अलग अलग विजन है। तो ये सब लोग अलग अलग हैं, इसलिए ये देश के लिए सही नहीं है, और इसीलिए हमारा कोई राष्ट्रीय अस्तित्व नहीं है।
इसलिए हमें संगठित होना ही होगा और अगर हम संगठित नहीं होंगे तो हमारा जो देश है वो उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए उसने राष्ट्रीय एकीकरण की बात कही और उसको प्रोत्साहित किया। उसने देश प्रेम और बलिदान की भावनाओं को लोगों में एक तरीके से मोटिवेट किया उसने, और वो खुद गणतंत्र का समर्थक था। गणतंत्र का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था अपने प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर। गणतंत्र का मतलब ये है कि राजा जो है, राजा यानी कि जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा चयनित होगा, सिलेक्शन होगा उसका चुनाव के द्वारा। तो जो बहुत सारे जो राजवंश हैं वो इस विचारधारा को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही गणतंत्र की स्थापना हो जाएगी तो उनके जो पद हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार जो जो मैजनी है उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इटली में राजनीतिक जागृति को प्रसारित करने में, और वो एक तरीके से इटली के स्वाधीनता संघर्ष का अग्रदूत बन गया। हाँ, यद्यपि 1848 की क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इटली पर भी पड़ा, और यहाँ के जो जो लोग हैं, जो देश प्रेम करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने फिर से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन 1848 की क्रांति के बाद में जब मेटरनिक का पतन हो गया, उसके बाद में उनका मोटिवेशन जो है वो बढ़ गया कि अब हम शायद संभवतः हमारी जो जो राजनीतिक जो विभाजन अभी तक हो रखा है उसमें शायद कुछ बदलाव हो, क्योंकि मेटरनिक के पतन के बाद में ऑस्ट्रिया कंपैरेटिवली कमजोर हो गया था। इसी तरीके से हम देखें काबूर का योगदान। काबूर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, मैं ये कहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ और समझ से इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। वो हालांकि एक कुलीन परिवार का व्यक्ति था और उसने अपना जीवन एज अ मिलिट्री ऑफिसर शुरू किया था। बाद में वो राज सत्ता का समर्थक बन गया, और कहीं ना कहीं वो इंग्लैंड की जो संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे प्रभावित था, और अपनी योग्यता के आधार पर धीरे धीरे वो देश की संसद का सदस्य बन गया। और 1852 में वो पीडमोंट का प्रधानमंत्री बन गया, और जैसे वो प्रधानमंत्री बना उसने उसने पीडमोंट की उन्नति की तरफ कार्य किया, और उसने ये उसने जैसे जैसे परिस्थितियां बनती गई उस उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसने अपना कार्य शुरू कर दिया, ताकि जो इटली है वो अब विभाजित नहीं रहे, बहुत ज्यादा देर तक विभाजित ना रह सके। तो इसलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कैबूर ने। उसने एक मजबूत गृह नीति अपनाई, और मजबूत गृह नीति अपनाई, एक आदर्श फार्म्स खोले, कृषि समितियों की स्थापना की, जिसके कारण जो किसान है उनकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो गई, और साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे सुधार किए, जैसे चुंगी दरों में कमी हुई, वित्तीय सुधार किए गए, ये सब कार्य किए गए, जिससे जिससे लगने लग गया कि काबूल के नेतृत्व में पीडमोंट सार्डिनिया ही जो इटली को राजनीतिक एकता पाने के लिए जो नेतृत्व है वो दे सकता है। इसी तरीके से पीडमोंट सार्डिनिया का ही शासक विक्टर इमानुअल, वो अपने टाइम के जो और यूरोपीय शासक थे उनसे अलग था, क्योंकि उस जो वो टाइम था उससे इतर विक्टर इमानुअल है वो राष्ट्रीयता और लोकतंत्र से प्रभावित था और उसका समर्थक था, जबकि जो दूसरे यूरोपीय राज्य हैं वो अभी भी मध्यकालीन स्थिति में ही रहना चाहते थे, और वो किसी भी तरीके के नए विचार हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उनको प्रोपोगेट नहीं करते थे। और राष्ट्रीयता और लोकतंत्र से लगाव होने के कारण ही उसने इटली के एकीकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो खुद
बहुत उदारवादी था और इसी के कारण यहाँ की जनता है उसने ईमानदार राजा की उपाधि भी उसे दी और भाग्यवश उसे एक योग्य प्रधानमंत्री काबुल के रूप में मिला। इन दोनों के बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बना कि जब इन्होंने एक कोऑर्डिनेशन के तहत कार्य किया और राष्ट्रीय एकीकरण को गति प्रदान की। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि विक्टर इमैनुअल ने बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया इटली के एकीकरण में। अगर इटली का एकीकरण ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि अगर इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल नहीं करता तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होता है या बहुत दिनों उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन विक्टर इमैनुअल और काबूल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने के कारण, इन लोगों का संयोजन समायोजन अच्छा होने के कारण इन लोगों दोनों ने मिलके इटली के एकीकरण का बहुत सारा काम है वो खुद ही कर दिया। इसी तरीके से एक और आंदोलन गुएल्फ आंदोलन चल रहा था जो कि जो कि फ्रांस में जो कि पोप के नेतृत्व में और पोप के नेतृत्व में इटली में एकीकरण करना चाहते थे और साथ ही साथ में जो मैजनी की गणतंत्र की जो भावना है उसके विरुद्ध उन्होंने एक आंदोलन चालू कर दिया था, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि मैजनी का जो जनतंत्रात्मक गणराज्य है वो इटली में स्थापित हो, और क्योंकि उन्हें इस जनतंत्रात्मक गणराज्य की गणतंत्र की भावना में सामाजिक क्रांति और खुद की संपत्ति के लिए खतरा दिखाई देता था। इसलिए इन लोगों ने मिलकर के एक नव गुएल्फ आंदोलन प्रारंभ किया और इसमें इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि पोप के नेतृत्व में इटली के जो राज्य हैं वो मिलकर एक संघ बनाए और ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो पोप है वो ही इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष का नेतृत्व करेगा और पोप ही एक तरीके से नेतृत्व प्रदान करेगा। और जब 1846 में एक ऐसा व्यक्ति पोप के रूप में बैठा, आसन पर बैठा, जो कि उदारवादी था और उसने बहुत सारे उदारवादी कार्य भी किए और उसने भाषण और लेखन की स्वतंत्रता दी। इससे लोगों में आशा बन गई कि ये जो लोग हैं जो पोप के नेतृत्व में शायद संभवतः आंदोलन प्रारंभ होगा। तो ये इस समय की स्थितियां थी। काबूल, मैजनी, गैरिबॉल्डी जो है वो मैजनी का ही शिष्य था और वो भी गणतंत्र का समर्थक था। उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल नेपल्स और सिसिली के राज्यों को एकीकरण में शामिल करने में है। तो काबूल, मैजनी, विक्टर इमैनुअल, गैरिबाल्दी, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम आगे जब इटली के चरणों के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में और डिटेल में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।